रिवीजन करके आए हो? कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक करता हूँ कितना कुछ याद है ना? क्योंकि रेशियो में तो यार ये रेशियो आपको याद रहना चाहिए, तभी वहाँ एप्लीकेशन होगा। लिखना नहीं है, पेन चलाना अलाउ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर चला सकते। सिर्फ चेक कर रहा हूँ कुछ याद भी है कि नहीं। एग्जाम्पल लिया, करंट रेशियो 4.5:1। लिक्विड रेशियो 3:1। वर्किंग कैपिटल 1,00,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000। स्टॉक क्वेश्चन मार्क 857। 2857। 1,00,000 डिवाइडेड बाय इनटू, ये आ गया टोटल मिलाकर। उसमें से प्रीपेड कितना है? 20,000। 22857, मतलब सही है। रिवीजन करके आते हो, बहुत अच्छे। हाँ, ये है ना वर्किंग कैपिटल ना यार। कोई बात नहीं। अच्छा, रेशियो पढ़ रहे थे, टोटल मिलाकर हमको 4 टाइप के रेशियो पढ़ना था। और 4 टाइप के रेशियो में पहला जो पढ़ा था, कैटेगरी कभी पूछना नहीं है, पर फिर भी एक लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा था। और लिक्विडिटी रेशियो में जो सबसे काम के रेशियो वो आपको याद रखना पड़ेगा, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और वर्किंग कैपिटल। ये 3 चीज याद रहेगी तो भी हो जाए। फिर आगे चले हम लोग, तो हम आ गए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। उसमें 2 रेशियो सबसे काम के थे। एक था कैपिटल गियरिंग रेशियो, ऊपर कुछ आता था नीचे कुछ आता था। कैपिटल गियरिंग रेशियो तो कुछ था फॉर्मूला यार, याद नहीं है। परायों का पैसा और अपना पैसा सा कुछ बताया था आपने। वो किधर आएगा? नीचे क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा? डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो है परायों का धन, डिवाइडेड बाय अपना इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। खैर सर, वो हम याद करके आएंगे कि सवाल ही पैदा नहीं होता, वो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑटोमेटिक याद हो। और एक है डेट इक्विटी रेशियो, तो उसमें आप एक्सपर्ट है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। उसके बाद मैंने एक डेट रेशियो पढ़ाया, एक इक्विटी रेशियो पढ़ाया, वो इरेलीवेंट है, काम नहीं आएगा, पर फिर भी लिख लिया। और मैंने कहा एक रेशियो और आपका काम आएगा जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो, तो लिखोगे कौन सा आ जाएगा ये? 5वां है क्या? प्रोप्राइटरी रेशियो। और प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। बस आज खत्म करेंगे हम रेशियो, तो कल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, अभी तो लिखना जरूरी हो गया कॉपी। सर पीएफ को बोलते हैं प्रोप्राइटरी फंड,
और सर इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रोप्राइटर समझते हो ना यार? हाँ सर, खुद का, अगर रफली बोलूं, ऑनर्स 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 फंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी आएगा याद रखना, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और टोटल एसेट तो टोटल एसेट्स है। क्या कहना चाहता है ये रेशियो? सर ये बैलेंस शीट है। अब जब भी ना रेशियो पूछता हूँ बैलेंस शीट का सोचा करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है। और इधर जो होता है, इधर क्या होता है? टोटल एसेट्स, और इधर क्या होता है? टोटल लायबिलिटी। और मान लो टोटल एसेट कितने का है? 10 लाख का। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकता है, और रिजर्व एंड सरप्लस भी हो सकता है। और ये है मान लो 3 लाख, सपोज सब मिलाकर। रेशो बोलो, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो कितना आ गया? 0.3। क्या कहना चाहता है? या फिर और समझ, अब कितना आ जाएगा? 0.4। 0.4 आया प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका मतलब यार क्या कहना चाहता है? कम है। ये जितना भी हमारा एसेट्स लगा है ना, उसमें हमारा फंडिंग कितना है? 40%। परसेंटेज में जितना बोलना अच्छा लग रहा कि भैया जितना टोटल एसेट्स है ना, उसमें हमारा हक कितना है? 40%। प्रोप्राइटरी का हिस्सा, ऑनर का हिस्सा कितना है? 40%। अच्छा, ये ज्यादा होना चाहिए कि कम? कौन सी कंपनी अच्छी मानोगे? डिपेंड करता। फिर भी अगर मैं आपसे बोलूं, 2 बिजनेस है, उधारी से भी काम चलता, खुद का भी लगाते हैं। ये वाला जो मेरा बिजनेस है, मेरा 90% हक है इसमें, मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो बोलो 0.9। और दूसरा बिजनेस है, मेरा पूरा हक नहीं है, सिर्फ 30% हक है। तो अगर उस एंगल से सोचो तो कौन सा अच्छा माना जाएगा? 90%। भाई जिस पे डेट कम हो, लायबिलिटी कम हो, ठीक। तो इट शुड बी हायर। पर फिर भी नहीं भी लिखोगे हायर लोअर, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो पूछता ही नहीं है आपसे। पर फिर भी ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा कहलाएगा, ठीक। कैपिटल गियरिंग रेशियो अगर ज्यादा है तो रिस्क, हाई रिस्क। ये 2-3 चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। करंट रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1 से कम चलेगा क्या? चलेगा 2। डेट इक्विटी रेशियो अलग है, करंट रेशियो अलग है, ठीक। अगर करंट रेशियो 2:1 से कम है ना, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाओगे। इट शुड बी हायर। एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूँ यार, उसमें मैं टाइम पास नहीं करूंगा, बस मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। फिर तो जमाने 50 क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो 3 रेशो याद रखना पड़ेगा भाई इसमें। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो कौन सा पढ़ा हम? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, उसको 2 भागों में बांटा था, कैपिटल स्ट्रक्चर और दूसरा तो बताया नहीं है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर है 3 रेशो जो काम के हैं, कैपिटल गियरिंग रेशो, डेट इक्विटी रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो, ठीक। इसी में पहला क्या कैटेगरी थी? कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरा लिखोगे कवरेज रेशो। अच्छा लिखवाया था क्या? नहीं लिखवाया, हेडिंग लिखवाया। इसी में दूसरा कवरेज रेशियो। और उसके अंदर 2-3 रेशियो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, याद करो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, एक चैप्टर हुआ करता था लेवरेज, याद? पूछो, एमओएस दिया है तो डीओएल कैसे निकलेगा?
मतलब आप टेस्ट के लिए तैयार हो। अच्छा अभी सुनो, इनकम स्टेटमेंट सेल्स लिखते थे, माइनस क्या लिखते थे, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता था, कंट्रीब्यूशन, माइनस क्या होता था, फिक्स कॉस्ट, जो आता था वो क्या आता था, ईबीआईटी, और ईबीआईटी कितना आ गया, 5 लाख। मन से लिखा, इसमें से क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट मान लो है 1 लाख। कवर समझते हो, कवर, छाता, छाता समझते हो ना, तो इंटरेस्ट को किसने कवर करके रखा है, ईबीआईटी। मैं धीरे से बात करूंगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला, इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। फिर हम इंटरप्रिटेशन समझेंगे, अभी बेसिक मीनिंग समझा रहा हूं। इसको इंटरेस्ट कवरेज, तो इंटरेस्ट को कवर कौन करता है, ईबीआईटी, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, और कितना आया ये जरा बताओगे, 5 टाइम्स, ठीक है। और किसी, मतलब कहना क्या चाहता सर, जितना हमको देना है ना उससे 5 गुना ज्यादा हमारे पास है, मतलब ये इंटरेस्ट को हम 5 टाइम्स कवर कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना इसका मतलब, यार सर 5 बार भी ऐसा इंटरेस्ट आ जाएगा ना तो हम देने को तैयार। किसी कंपनी का है 3 टाइम्स, कौन सी कंपनी अच्छी, 5 टाइम्स। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इसको रटवा दूं कि हायर इज बेटर, तो आप समझदार हो भाई, इसने तो 5 गुना ज्यादा कमा रहे हो और यहाँ तो 3 गुना ज्यादा, तो ये ज्यादा अच्छा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब एक रेशियो में बोल नहीं रहा हूं, आंसर देना, तैयार हो। एक शब्द और आता है, कवरेज रेशियो मुझे 3 पढ़ाना है। दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, बिना किताब खोले है ही नहीं वो तो। फिर से, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ लिखा रहता है इनकम स्टेटमेंट में, आपको पता रहना चाहिए। फिर से, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड, ठीक, ये भी हो गया, वाह मजा आ गया, पहले लिख लेते। कवरेज रेशियो हायर इज बेटर, इसमें कुछ समझाने की बात है ही नहीं सर। ये रेशियो का यूज होता है कि होता है बहुत जबरदस्त, और रेशियो का यूज कहाँ होता मालूम है आपको, शेयर मार्केट में पैसा लगाते समय। 2 टाइप, हाँ 2 टाइप के ना एनालिसिस करते हैं हम लोग, एक होता फंडामेंटल एनालिसिस, फिर ये फाइनल में देखेंगे ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला आपने लिखा होगा, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, और दूसरा कौन सा बोला था मैंने, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो क्या बताया आपने, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय पीडी, डिविडेंड। और एक रेशियो आता है, हालांकि रेशियो है आपकी किताब में पर उसका यूज नहीं है, पर फिर भी लिख लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके अलावा अब आप ये आखिरी बार पढ़ रहे हो ये सब, इसके बाद वाला इट मींस ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ही आएगा क्वेश्चंस में, ये आएगी ही नहीं, ठीक है, पर फिर भी लिख लेते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जिन जैसे हम होम लोन लेते हैं तो हमको क्या देना होता है, इंटरेस्ट, पर इसके अलावा प्रिंसिपल का भी पेमेंट होता है क्या, हाँ। तो उन दोनों को कवर करने के लिए हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, इट मींस मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अर्निंग आफ्टर टैक्स
प्लस क्योंकि इंटरेस्ट को कवर करना इसलिए इंटरेस्ट ऊपर ही रहेगा, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, और होम लोन लेते तो हमें प्रिंसिपल भी देना होता और इंटरेस्ट भी, इसको हम शायद इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये बताना ये चाहता कि देखो भैया जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसके लिए हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है, पैसा, समझ रहे हो, नॉन कैश एक्सपेंसेस को मैंने प्लस किया, ये रेलिवेंट है हमारे लिए। प्लीज ये वाला रेशियो भर याद रखना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, दैट्स इट। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये सब एक्सपेंसेस बन, सब एक्सपेंस जो माइनस कर दिया था ना वापस उसको मैंने प्लस कर। हाँ जी, काम के रेशियो मुझे चाहिए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के जो काम के रेशियो, काम की, कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बस ये 4 रेशियो याद कर लेना, दैट्स इट। 4 रेशियो, आप रेशियो के ना लिस्ट, क्योंकि ये सारे रेशियो याद नहीं रख पाओगे, 4 रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट कवरेज, अच्छा देखो यार, लिक्विडिटी रेशियो में हमने जो पढ़ा था एक करंट रेशियो, उसमें किसी को याद करने वाली बात है क्या? नहीं, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एक था क्विक रेशियो, करंट एसेट्स में से क्या माइनस होता है? स्टॉक, हाँ वो दिया हो तो, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मेरे ख्याल से कुछ विशेष बात नहीं थी। चलो आगे चले, तो हम आगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, उसमें कौन सा कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये याद नहीं रहेगा। ऊपर क्या आया था? पर आयोग, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट, नीचे इक्विटी और रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा डेट इक्विटी, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, उसके अलावा प्रोप्राइटरी, तो प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, वो याद रख। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट कवर कौन किया है? EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, याद हो जाएगा, धीरे से धीरे बनाएंगे। 2 कैटेगरी खत्म, थर्ड लिखोगे। गर्मी लग रही है? गलत बैठ गए हो। चलो 24 ना, ठंड लग रही थी क्या? ठंड लग रही थी क्या? नहीं नहीं, मैंने कम कर दी, पहले 26 था, 24 किया। टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, हाँ टर्नओवर रेशियो को एक्टिविटी रेशियो बोलते। सर उधर ही लिखवा देते। इसको परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं। एक्टिविटी रेशियो बोलेगा या परफॉर्मेंस रेशियो बोलेगा? इसको एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं प्यार से। एफिशिएंसी रेशियो, कितने एफिशिएंट हो आप, आपके एसेट्स को किस तरह से एफिशिएंसी से यूज किया। और एक क्या बोलते हैं हम? टर्नओवर रेशियो तो बोलते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा सर, नाम आएगा कि नाम कभी नहीं आने वाला। ओके, टर्नओवर का मतलब समझ रहे हो ना यार, वो पूरा फोकस सेल्स पे, बस वो कह रहा है कि चलो यार, आपने भी कैलकुलेटर का यूज किया है, सामने वाले ने भी कैलकुलेटर का यूज किया है, आपने कैलकुलेटर के यूज करके 1000 रुपए सेल्स जनरेट कर लिया, 200 का कैलकुलेटर, और सामने वाले ने 200 का कैलकुलेटर यूज करके सेल्स जनरेट किया 400 का, 200 का यूज करके 400 का, कितना? डबल।
और मेरा 200 में 500, 5 गुना ज्यादा। इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि जो जो भी सामान है उसको यूज करके हम कितना सेल्स बनाते हैं और सामने वाला कितना सेल्स, कंपैरिजन करने के लिए टर्नओवर रेशियो क्या होना ज्यादा अच्छा होगा। टर्नओवर में हमेशा सेल्स ऊपर आता है ज्यादा, सिंपल है। और ये तो इसमें तो आप एक्सपर्ट हो, मैं लिखते जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिस्कस, काम की चीज आप मुझे बताना। पहला, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स तो याद रखना सेल्स हमेशा ऊपर आएगा, सेल्स, या फिर अगर सेल्स अवेलेबल ना हो तो COGS डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ऊपर ही लिख लेना, हायर इज बेटर। ये बैलेंस शीट वाला आइटम लिख रहा हूँ, टोटल एसेट्स, ये P&L अकाउंट का टर्नओवर, और ये है बैलेंस शीट का, मैं बैलेंस शीट वाला लिख रहा हूँ। इसके अलावा नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला सेल्स या फिर COGS डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। नेट एसेट समझते हो ना भाई लोग, अमलगमेशन पढ़ा होगा, उसमें नेट एसेट मेथड पढ़ते थे हम लोग, वही वाला है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटीज। थर्ड, टाइम पास कराऊंगी, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। सर प्लीज मत करवाओ, कॉपी भरने का मतलब नहीं, काम का लिखो दो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो सेल्स या फिर क्या जाएगा, COGS डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स COGS डिवाइडेड बाय कैपिटल, का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता पता है ना, दिखवा देता। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंस प्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट भी आता है। या इसी को इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, सेल्स COGS डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट हो जाए। हम कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट एक ही मान, लॉन्ग टर्म डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड का और एक फॉर्मूला है, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ सर, ये भी टाइम पास किया आपने, हमको बैलेंस शीट हमारी आंखों के सामने दिख रही है। कुछ बच्चे बोलते कैपिटल एम्प्लॉयड का और एक फॉर्मूला है, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी तो वर्किंग कैपिटल।
4 नहीं, कौन सा होगा? 5th। स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अच्छा, ये सब बैलेंस शीट का आइटम था, पर स्टॉक बैलेंस शीट में आता कि पीएनएल अकाउंट में आता? नहीं, क्लोजिंग नहीं, स्टॉक। अच्छा, ट्रेडिंग पीएनएल में तो आता नहीं है ना? अच्छा, ट्रेडिंग में आता है, ट्रेडिंग में आता है। टोटल एसेट क्या ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं आता? नेट एसेट ये भी नहीं आता। वर्किंग कैपिटल अगर देखा जाए, वर्किंग कैपिटल मतलब क्लोजिंग की बात होती है, लेकिन स्टॉक तो यार दोनों में आता है। तो उन्होंने कहा कि यार फिर आप ऐसे करोगे, जो कि पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, आप ओपनिंग लोगे की क्लोजिंग, तो एवरेज ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, टेंशन। स्टॉक टर्नओवर रेशो एसटीआर या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एक ही है ना? तो फॉर्मूला आ गया यूजीएस या फिर सेल्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला भी लिखवा दो ना सर प्लीज। एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, पर मैं जानता हूँ सीधा नहीं देगा, वो आपको घुमा कर देगा, है ना? समझदार। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, सुनो। सब में ऊपर क्या लिखा है, सेल्स या फिर सीओजीएस, पर इसमें क्या लिखा है, सीओजीएस या सेल्स। इट मीन्स यहाँ पूरी तरह से फोकस होगा सीओजीएस। अगर सीओजीएस नहीं दिया तो मजबूरी में सेल्स लेना। अच्छा, आपको सब एक जैसा तो नहीं लग रहा था क्या ऊपर वाला? हाँ, याद रखना इसमें सेल्स ही लेना है। अगर सेल्स नहीं दिया तो सीओजीएस। स्टॉक मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन सीओजीएस पे होगा। Six. Debtor turnover ratio. Debtor turnover ratio या इसको रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। डीटीआर। याद रखना यहाँ क्रेडिट सेल से लेना है, क्योंकि डेटर्स किससे होता है, क्रेडिट सेल से। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सर? वैसे तो डेटर्स ही लेना है, पर एवरेज डेटर्स कभी एवरेज डेटर्स ले लेते हैं, उसकी वजह बताऊंगा क्यों एवरेज डेटर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटर चलाने पे मजबूर करूंगा। अब बिल्कुल ध्यान से समझ। डेटर्स का मतलब क्या होता है, ये पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, अब सुनो सुनो सुनो, अब काम की चीज है भाई, ये वर्किंग कैपिटल में भी काम आता है। मान लो भाई कि मैं साल भर का ऑन एन एवरेज 12 लाख रुपए का माल बेचता हूँ, उस हिसाब से हर मंथ का ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा, 1 लाख। अच्छा, मैं ना 1 महीने की उधारी पे माल बेचता हूँ, मतलब यार ये 1 लाख है, ये 1 लाख है, ये 1 लाख है, ये 1 लाख है, ये 1 लाख, इस तरह से चलते रहता है। अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल में जो 1 लाख रुपए का माल बेचा, उसका पैसा कब मिलेगा? मई, 1 महीने की उधारी में।
तो यहाँ कितने रुपए के डेटर्स है? 1 लाख। यहाँ कितने के? नहीं क्यों बाप, फिर तो बिजी, आप दुकान बंद करो। यहाँ 1 लाख, क्या हमेशा 1 लाख? क्योंकि 1 महीने की उधारी दे रहे हैं। क्या हमेशा यहाँ इस डेट में 31 मार्च को कितने के डेटर्स खड़े रहेंगे? 1 लाख। और अगर मैं कहता हूँ 2 महीने की उधारी पे माल देता हूँ, यहाँ कितने के? 1 लाख। पिछला मान लो इसी साल से स्टार्ट, यहाँ कितना? यहाँ 3 हो गया ना, 2 हुए। ये हो गया, यहाँ मैंने 1 लाख रुपए का माल बेचा, कब मिलेगा? 2 महीने बाद, मतलब यहाँ मिल जाएगा। यहाँ जो माल बेचूंगा वो तो उधर मिलेगा। यहाँ जो, यहाँ कितने के डेटर्स खड़े हो जाएगी, बस मेरा क्वेश्चन है। ये वाला तो यहाँ मिल चुका होगा ना भाई, तो 2 लाख। यहाँ तो क्या पूरा 2-2 लाख? अगर 3 महीने के लिए उधार बेच रहा हूँ तो 3 लाख, 3-3 लाख, मतलब पहले भी रहा होगा पुराना, तो 3-3 लाख। इसका मतलब यार डिपेंड करता मेरा क्रेडिट पीरियड क्या है। अगर मैं आपसे एवरेज डेटर्स, ऑन एन एवरेज डेटर्स पूछूं तो आप बता सकते हो। अब बताना, मान लो क्रेडिट सेल्स है 15 लाख और एसीपी, एसीपी समझते हो? एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज क्रेडिट पीरियड है, कलेक्शन पीरियड बोल दो। या फिर डीसीपी, डीसीपी समझते हो? डेटर कलेक्शन पीरियड। एसीपी डीसीपी ये वाला चलेगा ना। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर कलेक्शन पीरियड बोल देते हैं, या इसको और एक नाम देते हैं डेटर्स वेलोसिटी, आएगा ये शब्द, है ना? हाँ पढ़ा है 12th में। 4 मंथ, 15 लाख का क्रेडिट सेल से 4 महीने में पैसा लेता हूं मैं, ऑन एन एवरेज डेटर्स निकाल सकते हो क्या? 15 लाख इंटू 4/12, है ना? पांच। अगर डेज में बोलूं, मैं कह रहा हूं 60 दिन के लिए उधार देता हूं मैं, 60 दिन में, तो 15 लाख इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360, 360, एक साल में 360 दिन होता है, 2,46,500, 365 लिया है ना, 360 लेना अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए तो, ठीक। हाँ जी, 360। तो यार एवरेज रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स नहीं, इनटू एसीपी डिवाइडेड बाय डेज, जो भी है वो भी फॉर्मूला लिख लेते, काम आएगा। एवरेज डेटर्स निकालने का फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, वो भी चल जाएगा। और दूसरा क्या चलेगा, क्या बताया था आपने? क्रेडिट सेल्स इनटू सीपी डिवाइडेड बाय डेज में लिख लेता हूँ 360, अपने हिसाब से वो मैनेज हो जाए। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जरूरी है क्योंकि इस पे प्रैक्टिस जरूरी है, यहाँ से आता है क्वेश्चन। बस एक ही है, पर इसी के नीचे एग्जांपल लिखोगे ना तो क्लियरिटी। अच्छा कौन से फॉर्मूला, फॉर्मूला अलग लिख रहे हो क्या? साथ साथ एग्जांपल चलने दो। क्रेडिट सेल्स मान लेते हैं 25 लाख, हो गए क्रेडिट सेल्स 9 लाख। और एवरेज डेटर्स
1,12,500 और ACP मतलब या इसी को बोलते डेटर्स वेलोसिटी। पक्का ये डेज में आएगा। कितने दिन, हम कितने दिन में उधार दे रहे हैं कि हमारा इतना पैसा ब्लॉक हो रहा है। $45 कैसे निकाल रहा हूँ 45? आठ 360 दिन। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये दिया है। हाँ, तो आ जाएगा 45। हाँ सही तो है 45। निकल कैसे रहा है भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ। 9 लाख। हाँ पुट करके देखूंगी। एवरेज इंटरेस्ट कितना दिया? 1 लाख। ये जो बोल रहा हूँ ना, ये जो मैथ्स दिया हूँ, ये आता है एग्जाम में इसलिए कर रहा हूँ। 1,12,500। क्रेडिट सेल्स कितना हुआ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 360। तो फिर कैसे किया था आपने? 1,12,500। मतलब 1,12,500 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 9 लाख, है ना। फिर क्या किया होगा इसके बाद आपने? 1,12,500 डिवाइडेड बाय 9 लाख, ये डिवाइडेड बाय 360। ऐसा नहीं? मतलब 9 लाख डिवाइडेड बाय 360 करो, कितना आ रहा है? ऊपर इंटू अच्छा नीचे डिवाइड, एक ही तो बात है ना यार। ये नीचे ऐसा डिवाइड नहीं हो जाता मैथ्स के हिसाब से? 1,12,500 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना आ रहा है? 9 लाख डिवाइडेड बाय 360, 2500। आंसर कितना? 45 ही तो आया ना यार। मेरा मैथ्स कौन सा खराब है? डिवाइड हो रहा है। अच्छा 1,12,500 ऐसे भी आ जाता। ये ज्यादा सिंपल है। क्योंकि करना तो वैसे ही पड़ेगा जैसे मैं करवा, आगे फ्यूचर मैंने देखा हूं आपका। ये क्या है? क्रेडिट सेल्स। ये क्या है? 360। तो मालूम है ये क्या निकल रहा? क्रेडिट सेल्स पर डे। एग्जाम में आपको क्रेडिट सेल्स पर डे निकाल के दे देगा भाई, दिक्कत में पड़ जाओगे फिर। और वही देगा 99%। तो सर डेटर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला कोई बता सकता है? जो फॉर्मूला है वो किताब में जो लिखा वो क्या फॉर्मूला बन गया? ये क्या है भाई? नहीं ये ऊपर क्या? ऊपर 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 एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। ठीक। तो डेटर्स वेलोसिटी का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कॉमन सेंस लगा के नहीं कर सकते थे, कर सकते हो, उसके लिए मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, पर एक बार फॉर्मूला लिखने में क्या दिक्कत? क्या बताया था आपने? एवरेज एवरेज क्रेडिट पर डे। ठीक।
तो 1,12,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे निकाल लेते हैं। 9 लाख डिवाइडेड बाय 360 कितना आ गया था? 2500। आंसर कितना आ गया? 45 डे। ठीक है। पहला वाला ज्यादा मजा आया था आपको। हाँ, लिख लो, ये लिख लो 1,12,500 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 9 लाख। ये एक बार साइन करता है तो फिर वो जा नहीं सकता, खत्म भाई। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो ये दो फॉर्मूले, इसमें मैं आपको उलझाने जा रहा हूँ। हिसाब किताब आराम से कर। DTR का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिटर्न्स, और एवरेज रिटर्न्स नहीं दिया हो तो क्रेडिट सेल्स इनटू ACV डिवाइडेड बाय 3। तैयार हो एग्जांपल के लिए? याद रखना इन्हीं फॉर्मूले को छेड़ूंगा मैं बस। आओ देखते हैं कितने गहरे पानी। क्रेडिट सेल्स 36 लाख, ACP 75 days, DTR क्वेश्चन मार्क। हाँ 360, कुछ ना बोले तो हमेशा 360। DTR का मतलब होता है डेटर टर्नओवर रेशियो। मैंने तो ये मांगा है आपसे। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिटर्न्स, 4.8 टाइम्स। ठीक, सही है सही है, सही है। 4.8 सही है। मतलब DTR का मेन जो फॉर्मूला है वो है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिटर्न्स। एवरेज रिटर्न्स मतलब क्रेडिट सेल्स इनटू ACP, ये रिटर्न्स वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 360, यही तो एवरेज रिटर्न्स का फॉर्मूला है। तो क्रेडिट सेल्स कितना है भाई? 36 लाख, और एवरेज रिटर्न्स कितना? 7,50,000।
याद रखना ये टाइम से निकलता है। एग्जाम्पल, ACP 45 डेज। अगर मैं आपको क्रेडिट सेल से दे दूं तो क्या आप DTR निकाल सकते हो? क्वेश्चन 8 टाइम्स। ऐसा समझ में कैसे आया? ये भी निकल सकता था 360 डिवाइडेड बाय 75। आपको मालूम है क्रेडिट सेल्स कट होगा तो ऐसा घूम जाता, तो 360 डिवाइडेड बाय ACP। बताओ DTR का फॉर्मूला क्या बना? 360 डिवाइडेड बाय ACP या डेटर्स वेलोसिटी। तो इस हिसाब से डेटर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला 360 डिवाइडेड बाय DTR। नया फॉर्मूला। सर ये कैसे संभालेंगे? सवाल हो गया, प्रैक्टिस से हो जाए। हो जाएगा भाई, याद कुछ नहीं करना, यहाँ इतना प्रैक्टिस होगा ना। देखो यार, टाइम पास वाले रेशियो तो यूं होने वाले, टाइम पास रेशियो वाले रेशियो का मतलब डेट टू टोटल एसेट रेशियो। फॉर्मूला क्या बना? डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। इसको क्या करोगे, ये तो वैसे ही हो जाएगा। बस एक दो फॉर्मूले हैं जिसमें आपके जैसे ये बहुत सारा घुमा ना, इस पे प्रैक्टिस में करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा, ठीक। इससे पहले तो कोई भी फॉर्मूला घुमा नहीं था, सीधा सीधा था। अभी ये फॉर्मूला है, मैंने कहा ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल बस्टिंग में नहीं आएगा, ये आएगा काम आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। कितना फॉर्मूला क्या था? डेटर टर्नओवर रेशियो कितना, पॉइंट नंबर कौन सा था? 6। 7 लिख दो। क्या बच्चा? आप क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखते थे? LCSC और GS। पर यहाँ क्रेडिटर है ना, तो क्रेडिट आएगा, क्रेडिट। पर सेल्स नहीं आएगा, यहाँ परचेस आ जाएगा। अच्छा सर, क्रेडिटर की बात है। हाँ, यहाँ डेटर्स की बात नहीं है, क्रेडिटर्स की बात। उसमें परचेस लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। अगर एवरेज कुछ नहीं दिया है तो इसको क्लोजिंग ही मान के चलना, ठीक है। अगर एवरेज निकालना, एवरेज क्रेडिटर्स का फॉर्मूला भी है क्रेडिट परचेस इनटू कितने दिनों के लिए हम उधार ले रहे हैं, वो क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स वेलोसिटी, मतलब वो दिन।
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 360। कोई है जो क्रेडिटर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला बता सकता है मुझको? डेटर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, और एक इससे पहले वाला, और एक फॉर्मूला पर डे वाला फॉर्मूला मुझको। हाँ पर डे बिल्कुल। एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड पर डे। और एक फॉर्मूला क्या बताया था आपने? 360 डिवाइडेड बाय डीटी डेटा टर्नओवर रेशियो, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है टर्नओवर। ठीक, ओके। एंड द लास्ट टर्नओवर रेशियो भी खत्म। लास्ट कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ये सब पढ़ाऊंगा। तो लिखोगे लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो खत्म, रेशियो एनालिसिस मतलब रेशियो खत्म, एनालिसिस बाकी है। अगर मैं कहूं कि जो भी छेड़छाड़ हुआ है वो सिर्फ डेटा टर्नओवर, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में मैंने थोड़ा बहुत, पर वो बहुत स्मूथली चला गया। ये टेंशन मत लो, ये टेंशन मत लो, मैं करवाऊंगा भाई। इस पे अभी मैंने कुछ एग्जांपल नहीं करवाया हूँ, बस रेशियो हमने डिराइव किया और कुछ नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर मैं आपको उस रेशियो जो आपने पढ़ा है ना, अगर एक ही चीज याद रही तो काम हो जाएगा। पहली बात अच्छे से समझना, डेटर, अगर डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला तो हमको याद हो ही सकता है, क्योंकि कोई भी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हम आराम से कर लेते हैं। टोटल एसिड टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसिड। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का कुछ है नहीं, टर्नओवर डिवाइडेड बाय डेटर्स, बस टर्नओवर की जगह आपको क्रेडिट लेना है। क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, यहां तक ठीक है। इस फॉर्मूले में दिक्कत हो ही नहीं सकती। दिक्कत ये है कि यार एवरेज डेटर्स कैसे निकाला जाता है। तो एक बात आपने मुझे बताया था कि सर कितने दिनों के लिए, मैं कहता हूँ 90 दिनों के लिए। तो आपने आराम से ऐसा इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360 किया था, और यहां करते थे सेल्स। बस ये दो फॉर्मूले याद है तो काम हो जाएगा 100%। फिर तो हम जुगाड़ लगा के कर ही लेंगे। अल्टीमेटली जो फॉर्मूले लिखवाया है वो भी तो यहीं से जुगाड़ लगाया था। दो फॉर्मूले, एक तो डेटर टर्नओवर रेशियो और एवरेज डेटर्स कैसे निकाला जाता है, बस उतना तो याद रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझ ही गया हो। एक बेकार की बात पूछूं, ज्यादा होना चाहिए कम? ज्यादा प्रॉफिट है यार। सबसे पहला जीपी रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो का फॉर्मूला बोल दो, लिख लेते हैं अच्छी बस। ये हमेशा परसेंटेज में रहेगा, ये टाइम्स में नहीं रहेगा, ये हमेशा परसेंटेज में। और टर्नओवर रेशियो हमेशा टाइम्स में रहता है, टर्नओवर रेशियो हमेशा टाइम्स में, और सॉल्वेंसी रेशियो वगैरह जितना भी सब टाइम्स में होता है, ये परसेंटेज में। जीपी रेशियो, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। जीपी का फुल फॉर्म तो नहीं लिखवाना है ना, आपको भी इंसल्ट लगने लगी। सेकंड, एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो,
नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स 200 और एक शब्द आता ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कुछ बोलते हैं यार हम लोग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कुछ नाम होता था इनकम स्टेटमेंट में। ईबीएटी। अब इसमें भी दो टाइप के हो सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। प्री टैक्स भी हो सकता है, पोस्ट टैक्स भी हो सकता है। मैं पहले प्री टैक्स मतलब ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये हो गया बिफोर टैक्स। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलेगा तो बताएगा कि आपको प्री टैक्स निकालना कि आफ्टर टैक्स। और दूसरा फॉर्मूला हो सकता आफ्टर टैक्स का ईबीआईटी, ये मैंने कहीं ना कहीं आपको लिखवाया था। 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय किया जाएगा सेल्स इनटू 100। ये कौन सा आफ्टर टैक्स? हाँ लिखवाया हूँ कहीं ना। इंटरेस्ट का इफेक्ट नहीं आता, ये समझाऊंगा मैं थोड़ा सा। ईबीआईटी से ईबीटी 1 माइनस टैक्स होना चाहिए ना, ऐसा लगेगा ना। मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, बस अभी 1 माइनस टैक्स लिख दिया, ये समझाना। इसके अलावा एक्सपेंसेस रेशियो जनरली म्यूचुअल फंड में काम आता है। वैसे भैया कितना खर्चा कर रहे हो आप? एक्सपेंसेस रेशियो इज इक्वल टू एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सर ये तो प्रॉफिट, ये तो कम होना चाहिए। हाँ यार इतने समझदार हो, मैं हर एक लाइन में लिखवा नहीं सकता ना। एक्सपेंसेस कम होना चाहिए। म्यूचुअल फंड समझते हो? म्यूचुअल फंड क्या होता है? ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना। म्यूचुअल फंड क्या होता है ये बताएगा? बड़े जमाने भर के एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। सवाल ये उठता कि कौन से एक्सपर्ट को दोगे। समझ रहे हो ना कि यार मुझको देगे या फिर उधर कहीं दोगे। सवाल है कि किसको पैसे दोगे जो आपका सही इन्वेस्टमेंट कर सके। तो म्यूचुअल फंड और जमाने भर के म्यूचुअल फंड है, तो उसमें से एक चीज चेक करते कि एक्सपेंसेस रेशियो कितना है। समझ रहे हो ना? हम जो पैसे देते हैं, एक म्यूचुअल फंड है जो 2% खर्चा कर देता है और एक म्यूचुअल फंड है जो 1% खर्चा करता है। तो यार ये काम आता है जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, लगाओगे एसआईपी समझते हो? जब पैसा लगाओगे तो समझ में आए ये सब चीज देखना होता है कि यार कितना है। ये एक्सपेंसेस रेशो वहां काम आता है। खैर हमारे काम की चीज हमको मिल गई, एक्सपेंसेस रेशो का ये। आगे लिखो पॉइंट नंबर 5। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो ना जाने कितनी बार पढ़ा होगा। ROI हाँ, तो मुझे बस बताओ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब किसके लिए कमा रहा है? इक्विटी के लिए कि डेट के लिए कि दोनों के लिए? दोनों के लिए। और दोनों के लिए जो कमा रहा है उसको बोलते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी और नीचे क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब इक्विटी प्लस डेट ये मिलाकर।
है ना, या कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो। इसी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलेगा, इसी को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेगा। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको कहीं ना कहीं लिखवाया हूँ। इसको क्या बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये क्या है, प्रीटैक्स। और क्या पूछ सकता है आपसे, पोस्ट टैक्स। तो पोस्ट टैक्स में क्या हो जाएगा, EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। बार बार ये लिखा हुआ है आपके पास, ये वाला लिखा हुआ है एक्चुअल में, ये वाला नहीं लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, ROI। एक बात पूछूं, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो। इन्वेस्टमेंट नहीं, उसमें टाइम से नहीं। ठीक है, चल जाएगा, क्या फर्क पड़ा, इंटू 100 नहीं लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट में दोनों आता है, एक बार लिख लो ना यार, लिख लियो ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। सर थोड़ा सा छेड़छाड़ के देख सकते, आओ देखे इस फॉर्मूले को छेड़ के, अब देखना ध्यान से, है ना। सर इसी के नीचे लिखेंगे कि हाँ, इसी के नीचे लिखना भाई। एग्जाम्पल, EBIT 1 लाख, सेल्स 5 लाख, इन्वेस्टमेंट 4 लाख, EBIT मालूम है, सेल्स मालूम, सर इन्वेस्टमेंट मालूम। पहले नंबर पे आप निकाल रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, टैक्स को इग्नोर मानना है ना। दूसरे नंबर पे आप निकाल रहे हैं इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशो, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, और तीसरे नंबर पे आप निकाल रहे हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है, परसेंटेज में आएगा ये, है ना। अब निकालना इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, पॉइंट 0.8।
ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना। अगर मैं कहूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 15% और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो है 2 टाइम्स, और आपसे बोलूंगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ जाएगा, तो 15 इंटू 2 30%। ऐसे ही ये कैसे निकाला है 25? 20 इंटू 1.25 किया ना, 25 निकला कैसे? 20 इंटू 1.25 करके तो निकलेगा। अच्छा, फॉर्मूले से निकाले क्या? मैं सोचा शॉर्टकट मारे हो गए। चलो तो फिर शॉर्टकट समझ लो, शॉर्टकट जरूरी है, जरूरी है। सुनो सुनो सुनो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बोलो। सेल्स लिख देते, इंटू 100 बाद में भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंटू दूसरा रेशियो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, तो क्या आ गया? सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, सेल्स कट हो गया, EBIT डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, ROI वही तो चाहिए था हमको। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ROI का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ROI इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इनटू इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। सर ये डेरिवेशन वेरिएशन कुछ नहीं करना भाई, तो वो क्वेश्चन में हो जाएगा। तो क्या है, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करना मुझको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा लिख। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब किसके लिए कमा रहे हैं? दोनों के लिए। और एक शब्द आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी, उसका फॉर्मूला देखिए क्या कितना हो गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कौन सा नंबर का था ये? फिफ्थ। देखो 6, रिटर्न इक्विटी मतलब किसकी कमाई की बात कर रहे होगे हम? इक्विटी। और इक्विटी के लिए जो कमाते हैं वो क्या कमाते हैं? अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, और याद रखना जहां इक्विटी आएगा वहां रिजर्व आएगा, इनटू 100। यस सर। अभी ये नाम सुना है, प्राइस अर्निंग रेशियो? हाँ, कुछ फॉर्मूला था। क्या बताया था आपने? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीएस अपन ही पीएस, बस इतना ही है। पीवी रेशियो था वो, बात सही बोल रहे। पीई प्राइस अर्निंग रेशियो। इनके विषय में मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, ढंग से दे चुके हैं, माँ ना जाने कितनी बार आ चुका है। मैं लिखवा देता हूँ, कितना हो गया? 7 8 डिविडेंड पे आउट रेशियो,
अब आगे ना मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा डिविडेंड, उसमें शब्द है डिविडेंड पे आउट रेशियो, और पढ़ लिए तो फॉर्मूला तो पता ही होगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो डिविडेंड पर शेयर, और नीचे क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर इनटू 100। तो थक गए रेशियो लिखते लिखते। इतने सारे रेशियो यूज नहीं होते, पर आपकी बुक्स में जितने हैं ना, सबके सब एक बार मैं लिखवा दूं, सोच ली बस बात। डिविडेंड यील्ड, यील्ड तो शब्द आपको सुना सुना लग रहा होगा। टीपीएस ऊपर लेकिन नीचे आ जाएगा, यील्ड कभी आएगा, तो यील्ड जब भी आएगा मार्केट प्राइस नीचे रहेगा। कभी कभी अर्निंग यील्ड भी आ जाता है, शायद कभी आया भी था, आया था अर्निंग यील्ड, चर्चा भी हुई थी इस बात। हाँ बिल्कुल, ईपीएस divided by एपीएस into 100। बस आखिरी रेशो लिख लेते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चंस बनाएंगे कल से, और फिर एक डू पॉइंट एनालिसिस है, वो सिंपल सा है, वो करवा दूंगा, वो लास्ट में जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। और एक रेशियो है लास्ट, क्यू रेशियो। सर क्यू रेशियो ऐसा नाम क्यों पड़ा, पढ़ लेना, हिस्ट्री लिखी है कि कोई पर्सन था जिसने ये रेशियो निकाला मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। यार क्यू रेशियो ज़्यादा चाहिए इसके, इसको रीड करके बता दोगे ना तो मजा आ जाएगा फिर, बाकी तो सब सिंपल था। उसमें लिखा है कि आपको लेना है मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटीज, मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी है ना यार, तो लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, टोटल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड का टोटल। लाइबिलिटी का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ, टोटल जो बैलेंस शीट है ना उसके लाइबिलिटी। तो यार जितना पैसा देना है उस आज कितना देना उसकी बात हो रही, डिवाइडेड बाय रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, रियलाइजेबल वैल्यू ऑल एसेट्स। अगर एक बार लिख कर दे दूं तो ये 5 लाख मान लो, सारा सामान बेचने पे कितना आएगा, 5 लाख, और देना कितना है, 4 लाख। रेशो कितना आ गया, 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, 0.9, 0.8। सवाल सुनो, सवाल तो ये है, ये रेशो अगर 1 से ज्यादा है तो फर्म कैसी है, तो लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऐसी फर्म ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू, अगर 1 से ज्यादा है, बिल्कुल गहराई से समझना, गहराई से समझ।
ये मेरे पास पूरा सामान है, ठीक। और जो मार्केट वैल्यू का मतलब क्या समझ रहे हो? इक्विटी का बुक वैल्यू नहीं, इक्विटी को जितना देना है वो नहीं, इक्विटी का मार्केट में क्या भाव चल रहा है। हाँ बस ये सर, जितनी कंपनी की वैल्यू है ना उससे ज्यादा भाव चल रहा है मार्केट में। आप समझने की कोशिश कर रहे हो ना, मार्केट वैल्यू, जितनी कंपनी की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू तो ये है, उससे ज्यादा भाव चल रहा है ऊपर। अगर 1 से ज्यादा है तो ऐसी फर्म क्या है, ओवर वैल्यू, महंगा है या सर शेयर बेकार में, फर्म की उतना तो वैल्यू नहीं है। क्यों रेशो डाल दिया है, पता नहीं, कभी पूछेगा कि नहीं पूछेगा क्यों डाला है, क्यों रेशो, ये नहीं होता, पर मार्केट का एनालिसिस करने के काम आता है। हाँ पूछ दिया तो इसलिए तो लिखवाया हूं। तो आपकी बुक के मैंने सारे रेशो लिखवा दिया हूं, लेकिन सच्चाई मालूम है आपको, 2 रेशो ही काम आएंगे, एक करंट रेशो और एक लिक्विड रेशो। बाकी डेटर्स टर्नओवर रेशो वगैरह तो ये तो हो जाएगा यूज। कल और परसों हिम्मत करके ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़े से मुश्किल वाले, है ना, ताकि आपका फायदा हो जाए। तो पहली बार हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि पहले मुश्किल वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक, साथ साथ।